morning students. So today we are going to deal with chapter number 9 of your book, that is planning and sustainable development. Okay, so let's continue our chapter. So today we will read the case study, है ना. केस स्टडी पढ़ेंगे हम लोग, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर रीजन. ओके, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि कहाँ पर है, भरमौर रीजन के अंदर है. उसकी केस स्टडी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस भरमौर एंड होली तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये क्या है, ये एक हिमाचल प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ पर भरमौर ट्राइब जो है वो वहाँ पर रहती है. It is a notified tribal area since 21 November 1975. 1975, 2 November 1975 को ये notified की गई थी. भरमौर is inhabited by गद्दी, एक ट्राइबल कम्युनिटी. ठीक है, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको कि क्या बोला जाता है, गद्दी बोला जाता है. ठीक है, गद्दी वर्ड याद रखिएगा. Who have maintained a distinct identity in the Himalaya region as they practice transhumance and कन्वर्स थ्रू गद्याली डायलेक्ट. ठीक है, इसको कैसे पहचाना गया है, कैसे आइडेंटिफाई किया गया है. ये एक ऐसी ट्राइब है जो कि क्या एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, ये ट्रांसह्यूमेंस है ना प्रैक्टिस करती है. ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस कैसे करती है कि ये क्या करते हैं, रीजन्स जो है वो शिफ्ट करते हैं सीजनल वाइज. ओके, तो अपने जो कैटल्स होते हैं उनको जब समर्स होते हैं तो माउंटेनियस रीजन्स में चले जाते हैं, और जब वापस से विंटर्स होते हैं तो वापस से प्लेन एरियाज के अंदर आ जाते हैं. तो ये इस तरीके की प्रैक्टिस किया करते हैं, रीजन्स को शिफ्ट करते हैं ऑन एंड कन्वर्स्ड थ्रू गद्याली डायलेक्ट. और एक इनकी जो स्पेशल लैंग्वेज होती है वो अलग से जो बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर गद्याली डायलेक्ट बोलते हैं. भरमौर ट्राइबल रीजन हैज हार्श क्लाइमेट कंडीशन. यहाँ की अगर हम बात करें क्लाइमेट की तो वो काफी ज्यादा हार्श होता है ना, काफी ज्यादा ठंड यहाँ पर पड़ती है. लो रिसोर्स बेस्ड एंड फ्रैगिल एनवायरनमेंट. यहाँ का जो रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो काफी लो है, ज्यादा रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, है ना. These factors have influenced the society and economic of the region. तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सोसाइटी जो है वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस्ड रही हैं. According to the 2011 census, the total population of Bharmor subdivided division was 39,130. तो अगर हम बात करते हैं 2011 सेंसस की, तो वहां पर हमने ये देखा कि जो भरमौर रीजन की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 39,113 है, यानी कि बहुत कम है. अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो ये कितनी है, डेंसिटी की अगर आप बात करें तो ये 21 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है, काफी ज्यादा कम है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड एरियाज. अगर आप बात करेंगे तो ये देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर एक सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड एरियाज में से एक आता है. ठीक है, काफी ज्यादा बैकवर्ड है यहाँ पर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिस्टोरिकली द गद्दीज हैव एक्सपीरियंस्ड जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेटेड एंड सोशल इकोनॉमिकल डिप्रिवेशन. देखो, अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली तो यहाँ पर ये माना गया है, एक्सपीरियंस किया गया है, ये खुद भी मानते हैं इस बात को कि इन लोगों के पास में ज्योग्राफिकली एंड पॉलिटिकली जो चीजें हैं वो इन लोगों से दूर रही हैं, है ना. इनके पास रिसोर्सेज, जितने भी चीजें हुई हैं, चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, वो सारे इन तक नहीं पहुंच पाए. उनसे ये काफी ज्यादा वंचित रहे हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हो. Historically, the Gaddis have experienced geographically and politically isolated and social economical deprivation. और यही रीजन है कि इनका सोशली और इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सका. The economy is largely based on agriculture. और अगर हम बात करते हैं वहाँ का इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो लोग जो है वो कौन सी एक्टिविटी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं वहाँ पर, वो एग्रीकल्चर करते हैं एंड अलाइड एक्टिविटी, और या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ी एक्टिविटीज को प्रेफर करते हैं, सच एज शीप एंड गॉट रियरिंग. जैसे कि शीप रियर करना है, गॉट रियर करना है, तो इन्हीं से इनका जो है वो काम चलता है.
The process of development of tribal area of Bharmar started in 1970s. तो अगर हम बात करते हैं इस एरिया के डेवलपमेंट की, तो ये कब स्टार्ट किया गया था? 1970s में स्टार्ट किया गया था, when Gadis were included among scheduled tribes. और उस समय इसको जब डेवलपमेंट किया गया था तो इस समय इसको किसमें इंक्लूड कर लिया गया था? शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर 1970s के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था, और उसी के बाद से इनका डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया था, और ये हुआ था 5th 5-year प्लानिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ बता देते हैं इनकी कहाँ पर ये सिचुएटेड है और क्या क्या इनकी रखी गई है। देखिए, दिस रीजन लाइज बिटवीन 32 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ एंड 32 डिग्री 41 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का जो है वो बताया गया है कि कहाँ लाई करते हैं, 32 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ एंड 32 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स में ये लाई करते हैं, एंड 76 डिग्री 22 मिनट ईस्ट एंड 76 डिग्री 53 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स पे ये लोकेट है। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 1818 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया जो है वो कितना आता है? 1818 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। द रीजन मोस्टली लाइज बिटवीन 1500 मीटर टू 3700 मीटर अबाउ द मीन ऑफ सी लेवल। तो ये सी लेवल से कितना ऊपर है आपका? 1500 मीटर से लेकर 3700 मीटर सी लेवल से अबाउ है। ठीक है, दिस रीजन पॉपुलरली नोन एज द होमलैंड ऑफ गदीज। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ये जो एरिया है वो होमलैंड ऑफ गदीज बोला जाता है। सराउंडेड बाय लॉफ्टी माउंटेन्स ऑन ऑल साइड। जो इसके चारों तरफ क्या है? माउंटेन्स घिरे हुए हैं, माउंटेन्स से घिरा हुआ है ये एरिया। इट हैज पीर पंजाल इन द नॉर्थ। नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये पूरा जो एरिया है इस तरीके से, तो नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पीर पंजाल आ जाता है। ठीक है, ये पीर पंजाल रेंज आ जाती है यहाँ पर इन द ईस्ट एंड धौलाधार इन द साउथ, और जो साउथ है वहां पर इसमें क्या आ जाता है? धौलाधार रेंज आ जाती है। कवरेजेस विद पीर पंजाल नियर रोहतांग पासेस एंड द रिवर रावी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, रिवर जो मेन रिवर है रावी रिवर वो यहाँ से निकलती है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बुधिल एंड टुंडाहन। टुंडाहन जो है ये दोनों इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ड्रेन दिस टेरिटरी एंड कर्व आउट डीप गॉर्जेस, और ये यहाँ पर क्या बनाती है? डीप गॉर्जेस भी बनाती हैं ये रिवर्स। दीज रिवर डिवाइड द रीजन इनटू 4 फिजियोग्राफिकल डिवीजन। यहाँ पर इस पूरे रीजन को ये रिवर्स जो है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। वो कौन से 4 पार्ट्स हैं फिजिकली अगर देखा जाए तो? होली, खानी, कुट्टी एंड टुंडा। ये 4 मेन रीजन्स हैं जहां पर कि इसको ये रिवर्स जो है इनको डिवाइड करती है। भरमार एक्सपीरियंस फ्रीजिंग वेदर कंडीशन। यहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो काफी ज्यादा हार्श रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ काफी ज्यादा ठंड पड़ती है ना। एंड स्नोफॉल इन विंटर, और विंटर्स के अंदर स्नोफॉल होती है यहाँ पर। इट मीन्स मंथली टेम्परेचर इन जनवरी रिमेन्स 4 डिग्री सेल्सियस एंड इन जुलाई 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ का क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज से कि यहाँ के जो सिचुएशन है वो कितनी टफ रहती है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर इनको इंक्लूड किया गया था इन 5th ईयर प्लानिंग के अंदर, और उसके बाद जो है इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। द ट्राइबल सब प्लान वॉज इंट्रोड्यूस इन 1974 एंड भरमार वॉज designated as one of the 5th integrated tribal development projects। अब देखो इसका जो प्लान था वो इंट्रोड्यूस किया गया था ये 1974 के अंदर, और भरमार was designated as one of the 5th integrated tribal development project के अंदर इसको लिया गया था in हिमाचल प्रदेश। This area development plan was aimed at improving the quality of life of the Gadis। तो ये जो प्रोग्राम लाया गया था इसका जो मेन एम था वो क्या था कि इन लोगों की जो गदीज हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। दैट इज द मेन एम ऑफ द ITDP। ये देखिए ये एक रीजन है, भरमौर रीजन है पूरा। यहाँ पर देखो टुंडाहन रिवर, और यहाँ पर आप देखेंगे बुधिल रिवर जो कि रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और इनको मेजर 4 फिजिकली अगर देखा जाए डिवीजन का, सब डिवीजन का, तो इनको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये यहाँ पर आपकी रावी रिवर आ जाती है।
खानी एरिया, होली एरिया जो कि रावी रिवर के काफी पास में पड़ते हैं, एंड कुक्टी एरिया और टुंडा एरिया। ये जो है पूरा 4 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो ज्यादातर किन एरियाज में हुआ है, होली एरियाज और खानी एरियाज के अंदर ज्यादातर डेवलपमेंट देखने को मिला है, जो कि रावी रिवर के पास में है। और जो इस आईटीडीपी का जो प्लान था वो ये था कि इनकी जो ट्राइबल लाइफ है, उनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना एंड नैरोइंग द गैप इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन भरमौर एंड अदर एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो भरमौर वाला जो रीजन है वहां पर जो लोग रह रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोग रह रहे हैं, इनके बीच में जो गैप है ना, जो डेवलपमेंट का लेवल का जो गैप है उसको कम करना, दैट इज द मेन एम ऑफ द आईटीडीपी। दिस प्लान लेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट। देखो इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन्होंने हाईएस्ट प्रायोरिटी किस चीज को दी थी डेवलपमेंट के अंदर, तो इन्होंने दिया था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज एंड सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज को इन्होंने ज्यादा डेवलप किया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल्स प्लान इन भरमौर रीजन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ। इसके अलावा भी इस प्लान का जो भरमौर रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट किया गया है वो क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने, यहाँ पर देखिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं, लाइक स्कूल्स यहाँ पर बनाए गए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ पर लेकर आए, ठीक है, पोर्टेबल वाटर अवेलेबल कराया गया, रोड्स बनाई गई, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोवाइड करवाया गया। बट द विलेजेस लोकेटेड अलोंग द रिवर रावी इन होली एंड खानी, लेकिन जो रीजन्स हैं, कौन से रीजन्स हैं, जो कि रिवर रावी के आसपास के रीजन्स हैं, कौन से यहाँ गए आपके, होली एंड खानी एरिया, ये आर द मेन बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जो डेवलपमेंट हुआ है वो रिवर रावी के पास वाले जो रीजन्स हैं होली और खानी, वहीं पर ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, द रिमोट विलेजेस इन टुंडा एंड कुट्टी एरिया, अगर ये रिमोट एरियाज जो है जहां पर ज्यादा इजीली नहीं पहुंचा सकता, दूर है एरियाज, जो कि कौन से हैं, टुंडा रीजन एंड कुट्टी एरिया, स्टिल डू नॉट हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वहां पर अभी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, ये अभी भी क्या है, बैकवर्ड है। द सोशल बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम आईटीडीपी इंक्लूड ट्रिमेंडस इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। अगर हम बात करें हैं सोशल बेनिफिट्स की, आईटीडीपी की वजह से जो सोशल बेनिफिट्स हुए हैं वो क्या क्या हुए, वो उसके अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। देख सके लिटरेसी रेट जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, उसमें सेक्स रेशियो जो है वो काफी इंप्रूव हुआ है, डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज, एक तरह से आप देखेंगे कि चाइल्ड मैरिज जो हुई है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गई है वहां पर, है ना। द फीमेल लिटरेसी रेट इन द रीजन इंक्रीज फ्रॉम 1.88% इन 1971 टू 65% इन 2011। तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा फीमेल लिटरेसी रेट के अंदर इंक्रीज हुई है, जहां पर 1971 के अंदर सिर्फ 1.88% लड़कियां जो थी पढ़ी लिखी थी, आज के टाइम पर अगर वहां देखेंगे अकॉर्डिंग टू 2011 तो यहाँ पर कितनी है लिटरेसी रेट फीमेल की, 65%। तो आप लोग देखेंगे कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है यहाँ पर। द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल इन लिटरेसी लेवल, है ना, ये जो डिफरेंस है मेल और फीमेल्स का जो लिटरेसी रेट के अंदर, ये काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। जेंडर इनइक्वालिटी हैज ऑल्सो डिक्लाइन, ये क्या हो गई है, जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो डिक्लाइन हो गई है, जो मेल फीमेल के जो लिटरेसी रेट का लेवल है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। ट्रेडिशनली द गदीज हैड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, देखो पारंपरिक रूप से अगर वहां पर देखा जाए तो गदीज जो है वो कैसा वहां पर एग्रीकल्चर प्रेफर करते थे, सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि एग्रीकल्चर करना, उतना ही एग्रीकल्चर करना जितना कि वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है उनका, ठीक है, वो ज्यादा इकोनॉमिकली आप ये कह सकते हैं कि उनके पास किसी तरीके का सरप्लस नहीं बचता था, कमर्शियल लेवल पर एग्रीकल्चर वो नहीं कर पाते थे, ठीक है, तो सेल्फ कंजप्शन के लिए ही करते थे। एंड पास्टोरल इकोनॉमी हैविंग एम्फेसिस ऑन फूड ग्रेन्स एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, और वो क्या करते थे, पास्टोरल्स वगैरह जो है उनके लिए ही सिर्फ उतना ही वो ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस करते थे।
इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो उतना ही लाइव स्टॉक प्रोडक्शन करते थे। बट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, लेकिन अगर हम बात करते हैं 20th सेंचुरी के लास्ट 3 डिकेड्स की, तो द कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस एंड अदर कैश क्रॉप्स हैज इंक्रीज इन भरमौर रीजन्स। तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो कल्टीवेशन ऑफ जो पल्सेस की कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुई है। कैश क्रॉप की जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है भरमौर रीजन के अंदर। बट द क्रॉप कल्टीवेशन इज स्टिल डन विद ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो कल्टीवेशन अभी भी किया जा रहा है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू ही किया जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज अभी भी ज्यादा वहां पर नहीं हो रहा। द डिक्लाइन importance of pastoralism in the economy of the region can be gauged from, देखो वहां पर आप देखेंगे कि जो द डिक्लाइनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ पास्टोरलिज्म, अब वहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे पास्टोरलिज्म जो है वो कम होता जा रहा है, बहुत कम हो गया है वहां पर पास्टोरलिज्म, है ना। और ये चीज कैसे देखने को मिलती है, इन द इकोनॉमी ऑफ द रीजन कैन बी गेज फ्रॉम द फैक्ट दैट एट प्रेजेंट ओनली अबाउट 1/10 ऑफ द टोटल हाउस होल्ड प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें ये इससे पता चलता है कि जो ट्रांसह्यूमेंस एक्टिविटी होती थी, लोग जो है रीजन्स को शिफ्ट करते थे, वो पहले बहुत ज्यादा लोग करा करते थे, लेकिन अब क्या है, सिर्फ 1/10 पार्ट वहां का ही क्या करता है, शिफ्ट करता है, ट्रांसह्यूमेंस को प्रैक्टिस करता है। बट द गदीज आर स्टिल वेरी मोबाइल, है ना, लेकिन ये अभी भी क्या करते हैं, चलते रहते हैं। एज ए साइजेबल सेक्शन ऑफ देम, इनमें से काफी बड़ा सेक्शन जो है माइग्रेट टू कांगड़ा, ठीक है, ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं कांगड़ा की तरफ एंड सराउंडिंग एरियाज, और उसके आसपास के एरियाज में माइग्रेट करते हैं। इनका काफी बड़ा जो लोग हैं काफी सारे, वो ड्यूरिंग विंटर टू अर्न देयर लिविंग फ्रॉम वेजेस लेबर। और ये क्यों करते हैं कांगड़ा में, क्योंकि ये वहां पर कुछ एरियाज हैं विंटर्स के अंदर और उसके आसपास के एरियाज के अंदर माइग्रेट करके जाते हैं। ये किसके लिए, अर्न करने के लिए। वहां पर उनके जो एग्रीकल्चर एरिया वगैरह है वहां पर उन लोगों को क्या होता है, वेजेस, लेबर वेजेस के रूप में मिल जाता है। तो उसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, कांगड़ा और उसके आसपास के एरियाज के अंदर अभी भी माइग्रेट करते हैं, और वो भी काफी बड़ा सेक्शन, ठीक है, इस सोसाइटी का। तो होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, and in next class we will start the sustainable development. Okay.